बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ वकास अली। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि आके आपके चैप्टर का पहला पेज है। उस पे जो पहली हेडिंग है उस पे लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, हिस्ट्री देखेंगे। उसके बाद जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं जो हमने आज पढ़ने हैं, उनमें हिस्ट्री ऑफ एन एटम को डिस्कस करेंगे, एविडेंस ऑफ एन एटम को डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे और आयंस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि बेटा आप लोग ये वाले टॉपिक्स जो हैं पहले 9th में और 10th में पढ़ के आए होते हैं, इस वजह से इनको थोड़ा सा ओवरव्यू इनका लेंगे। इन टॉपिक्स में से क्या पेपर में आ सकता है इसको डिस्कस करें। तो चलें बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। हमारी किताब में ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट का वर्ड है ये क्यों इस्तेमाल किया और किस चीज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करता है, तो बेसिकली ये केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करता है। केमिस्ट्री क्या चीज़ है, अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें, आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में नॉर्मली वो डिफ़ाइन केमिस्ट्री ये क्वेश्चन नहीं पूछता। इस वजह से हमें इसको डिफ़ाइन तो नहीं करना, लेकिन इसका आइडिया ज़रूर होना चाहिए। मतलब केमिस्ट्री को बहुत सिंपली डिफ़ाइन करें तो हम कैसे कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है ओनली स्टडी ऑफ मैटर। तो जब हम स्टडी ऑफ मैटर यानी कि मादे का मुतालिया जो है वही केमिस्ट्री है। मादे का मुतालिया केमिस्ट्री कहलाता है सिंपली। अब मैटर क्या चीज़ है, इसके बारे में बहुत सारी क़यास-आराइयाँ, बहुत सारे फ़लसफ़े मौजूद हैं। उन फ़लसफ़ों में से एक फ़लसफ़ा जो कि डेमोक्रिटस देता है, आपकी किताब पे पहले सफ़े पे डेमोक्रिटस का जिक्र है। तो डेमोक्रिटस क्या सोचता है मैटर के बारे में? डेमोक्रिटस कहता है कि मैटर वाज कंपोज्ड बाय टाइनी पार्टिकल्स। मैटर वाज कंपोज्ड बाय टाइनी पार्टिकल्स। वो कहता है कि मादा छोटे छोटे ज़र्रों से मिलके बना है। वो मादे के बारे में ये बताता है हमें। वैसे हम नॉर्मली मादा कैसे डिफाइन करते हैं? हम लोग क्या पढ़ के हैं मादे के बारे में? हमने पढ़ा हुआ है मादे को अगर मैं डिफाइन करूं, आपसे कहूं कि मादे को डिफाइन करो, तो आप नॉर्मली कहते हो एनीथिंग हैविंग वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि वज़न रखती है और जगह घेरती है, हम उसको मादा कहते हैं। एक तारीफ आप ये करते हैं। लेकिन अगर मैं मोस्ट मॉडर्न डेफिनेशन की बात करूं, मादे को डिफाइन करें, तो मॉडर्न डेफिनेशन मादे की यह है कि मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड मैटर। इसको पहले डिफाइन जो किया था, एनी थिंग हैविंग वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो वज़न रखती है या जगह घेरती है, तो हम नॉर्मली उसको मैटर कहते हैं। अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन जो कि हम उसको सेकंड डेफिनेशन भी मैं कहता हूँ, तो ये है मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की सबसे ठंडी शक्ल को मादा कहा जाता है। तो ये तो मैटर के बारे में जो कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग पहले से जानते थे, ये भी आप 9th-10th में पढ़ चुके हैं, इसको भी आप लोग जानते हैं। तो बहरहाल बात अभी जो हो रही है जो हमारी किताब में, वो
डेमोक्रिटस क्या सोचता है, ये बात हो रही है। डेमोक्रिटस क्या कहता है, कहता है मैटर वाज कंपोज्ड बाय टाइनी पार्टिकल्स, ये उसका मादे के बारे में कॉन्सेप्ट है। कहता है अगली बात क्या करता है, कहता है दीज पार्टिकल्स could not be more divided, could not be more divided, यानी कि आप उसको मजीद तकसीम नहीं कर सकते। किसको भाई? उस छोटे जर्रे को, यानी कि वो इतना छोटा है, आप डिवाइड करते जाएं किसी चीज को और आप उसके बेसिक यूनिट पे पहुंच जाए। अब मैं आपसे कहूँ भी उसको मजीद डिवाइड करो, तो आप लोग कहें जी यार नहीं डिवाइड होता, तो जब वो डिवाइड नहीं ना होता तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये इंडिविजिबल है, ये नाकाबिल तकसीम है। तो वो जो चीज़ नाकाबिल तकसीम थी उनके बारे में डेमोक्रिटस कहता है कि वो नाकाबिल तकसीम चीज़ जो है हम उसी को एटम कहते हैं, यानी कि दीज पार्टिकल कुड नॉट बी मोर डिवाइडेड। फिर उन छोटे जर्रों को जिनको आप तकसीम नहीं कर सकते उनको डेमोक्रिटस कहता है वो एटम है। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम, यानी कि वो जो सबसे छोटा जर्रा है उसको एटम कहते हैं। और ये जो लफ्ज एटम है ये कहाँ से निकला है? ये ग्रीक वर्ड है, आपकी किताब पे भी ये मेंशन होगा। ये एक ग्रीक वर्ड है, द वर्ड एटम ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमोस। एटमोस जो है इसका मतलब है, आगे लिखते हैं, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या है? विच मीन्स इंडिविजिबल, इंडिविजिबल, यानी कि नाकाबिले तकसीम है, ये नाकाबिले तकसीम है। यानी कि एटमोस का मतलब ये है कि नाकाबिले तकसीम, मतलब इतना छोटा जरा जिसको मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। तो ये डेमोक्रिटस की सोच लिखी है हमने। व्हाट वाज द थॉट ऑफ ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस अबाउट एटम? तो ये उसका आंसर है। ये हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं, इसको शॉर्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है एक, ये मैं शॉर्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, ये आंसर है उस क्वेश्चन का। शॉर्ट क्वेश्चन है, What was the thought of Greek philosopher Democritus? डेमोक्रिटस की सोच क्या थी अबाउट एटम? तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, हमने ये बना लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपकी किताब का जो सेकंड पैरा है। ये फर्स्ट पैरा था जिसमें ये इंफॉर्मेशन लिखी थी, जिसमें ये हिस्ट्री लिखी थी। अब सेकंड पैरा में वो क्या बात करता है? सेकंड पैरा है 17th सेंचुरी में क्या होगा, 17th सेंचुरी में क्या होगा। ये जो सेकंड पैरा है इसमें से कोई इतनी ख़ास बात नहीं है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। बहरहाल आपको नॉलेज होना चाहिए 17th सेंचुरी में क्या हुआ। 17th सेंचुरी में बेसिकली एलिमेंट्स की केमिकल कंपोजिशन और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर रिसर्च शुरू हुई थी। तो ये आपकी किताब का सेकंड पैरा है, चैप्टर 1 पेज नंबर 1, उसके सेकंड पैरे की बात कर रहा हूँ। उसमें लिखा है कि 17th सेंचुरी में केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर रिसर्च हुई। थर्ड पैरे की तरफ चलते हैं। थर्ड पैरा उसमें क्या लिखा हुआ है? In 1808, English school teacher John Dalton recognized law of conservation of mass. Basically जो थर्ड पैरा है चैप्टर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ पैरा नंबर जो 3 है उसमें वो क्या बता रहा है? मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एन एटम बताएगा। बेसिकली वो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एन एटम को समझा रहा है कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम का जो कॉन्सेप्ट था ये डाल्टन ने हमें दिया। डाल्टन ने हमें कैसे दिया था ये कॉन्सेप्ट? डाल्टन ने 2 लॉज का सहारा लेते हुए हमें वो कॉन्सेप्ट दिया। तो इस बात को डिस्कस करते हैं। इन 1808 इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन क्या करता है? ये
ये रिकॉग्नाइज्ड करेगा। ये रिकॉग्नाइज्ड का मतलब पहुंचाना, हम तक क्या पहुंचा रहा है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, यानी कि कानून बकाए मादा या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या है? मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कैन चेंज देयर शेप। ये ह्यूमन के बस में नहीं है वो किसी चीज को पैदा कर सकें या किसी चीज को तबाह कर सके। ह्यूमन सिर्फ उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है। और दूसरा लॉ जो जिसकी वो मदद से हमें एटम की डेफिनेशन समझाना चाहता है वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कानून मुस्तकिल तनासुब, यानी कि जो भी कंपाउंड आप उठाएंगे उसमें एलिमेंट्स की एक फिक्स रेशो मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये लॉ है कि वाटर है तो वो H2O से बनेगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ये आपस में मिलेंगे तो वाटर बनेगा। वाटर का फार्मूला यही है, पूरी दुनिया पे चले जाएं आप तो। उसके अलावा H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब आप देखें जब आपने रेशो बदल दी तो कंपाउंड बदल जाएगा। रेशो बदल दी है, मॉलिक्यूल बदल चुका है, उसकी फिजिकल उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि जो भी कंपाउंड जो भी मॉलिक्यूल उठाएंगे उसमें एलिमेंट्स की एक फिक्स रेशो है और उसी की वजह से उसकी अपनी एक खास फिजिकल प्रॉपर्टी है और एक खास केमिकल प्रॉपर्टी है। अगर आप रेशो चेंज करेंगे तो सारा फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब इन दोनों लॉज की मदद से वो हमें क्या पैगाम दे रहा है? वो कहते हैं इन दोनों लॉ में जिक्र हुआ है एटम्स का, एलिमेंट्स का। इन दोनों लॉ में एटम और एलिमेंट्स का जिक्र हुआ है और वहाँ से वो हमें बताता है कि किस तरह एटम्स एक फिक्स रेशो में जुड़ते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं। वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, वो आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। उनकी एक रेशो जो है वो एक रोल अदा कर रही है। और फिर ये बात नहीं है कि आपके पास जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट ना आए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कहता है जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट आना चाहिए आपके पास। लेकिन प्रैक्टिकली नॉर्मली ऐसा नहीं होता, थ्योरेटिकली ऐसा है। तो बहरहाल इन चीज़ों के सहारे से वो हमें डिफाइन करता है, किस चीज़ को? डिफाइन एटम। वो एटम को डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? कहता है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम is smallest particle of an element, यानी कि एटम किसी एलिमेंट का सबसे छोटा जर्रा है। एटम और एलिमेंट में डिफरेंस होता है। तो एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can take part, जो कि हिस्सा लेता है, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। फिर कहता है which can exist independently, कहता है वो आज़ाद भी रह सकता है, independently or not, वो आज़ाद भी रह सकता है, रिएक्शन में हिस्सा लेता है और आज़ाद भी रह सकता है और नहीं भी रह सकता। वो कौन से एटम है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं? इंडिपेंडेंटली जो एग्जिस्ट करते हैं वो कौन से हैं? वो हीलियम, नियॉन, आर्गन, सोन, नोबल गैसेज हैं। और इसके अलावा जो डिपेंडेंसी रखते हैं, डिपेंडेंसी कौन से रखते हैं? वो सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, ETC। सारे पीरियोडिक टेबल के मैक्सिमम एलिमेंट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। तो ये डेफिनेशन है। अब एटम और एलिमेंट में क्या फ़र्क होता है इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। फीमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।